खान साहब आ जाएंगे या नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे या जरदारी साहब आ जाएंगे, फ़ायदा कब होगा? आप अमेरिका के साथ डील्स कर रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन वीज़ों पे पाबंदी है या फ्यूल आपका महंगा हो रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज दिस? Why are we mediating? How have we become so close to them? Ali Lajrani, he came to Pakistan and it was the field marshal and his team convinced him, we will connect you with Saudi Arabia. Ali Lajrani said that we want to be part of the Pakistan-Saudi defense agreement, and that same person was assassinated by Israelis. Is this the Muslim Ummah or is this an agreement being signed to hedge Tehran? कोई ऐसी फेडरेशन होनी चाहिए which has a military alliance. Field Marshal went to Turkey last month in July, and it was him who convinced the Turkish to join immediately. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईरान can one day be part of it. Yes. तो जो बलूचिस्तान में भी सारी चीजें हो रही हैं वो उनकी प्रॉक्सीज कर रही हैं. My understanding is Balochistan today is a hit job by the Israeli and Indian intelligence agencies. फॉरेन पॉलिसी हम अच्छी कर रहे हैं, but we are on a knife's edge with Afghanistan, with India, and potentially at some point could be with Iran. Right? If this war continues, if it goes out of control, अगर उन्हें सऊदी में अटैक किया, does the defense pact come into play? Point is कि a lot of our problems, a lot of them, about 50 to 70% is to do with external forces. स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आग लगी हुई है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं. हैज़ टू बी मुस्लिम कैंप. इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया भी आ रहा है, इसमें इराक भी आएगा इंशाल्लाह, ईरान भी आएगा और इवेंचुअली बांग्लादेश भी आएगा. बांग्लादेश अगर इसमें आ गया तो दोस्त, एन अटैक ऑन वन कंट्री इज एन अटैक ऑन अनदर कंट्री. तो इंडिया का क्या होगा? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have our favorite defense analyst Ali K. Chishti साहब back in the studio. पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. सर शुरू से करते हैं कि कोई आपने मुझे बताया अभी कोई बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के रिलेटेड, तो टेल मी लिटिल बिट अबाउट व्हाट यू हर्ड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्ट अभी उन्होंने अनाउंस किया कि इमरान खान जो हैं उन्हें रिलीफ दें, मेडिकल रिलीफ, एंड इट बी गो टू शिफा हॉस्पिटल. नाउ this is a fundamental right of any of course person who is imprisoned कि अगर उसकी हेल्थ ख़राब हो तो उसे देते हैं. I think this should be welcomed. On a personal note, I'm against the political party, but on a fair note, I think he deserved it, and it's a good decision by the Supreme Court of Pakistan. और ये बहुत बड़ी relief लाएगा बहुत सारे लोगों को psychologically जो torment में थे, उनकी family, उनकी बहनें, बहुत सारे उनके supporters. It's undoubtedly the Pakistan's biggest political party. और जो अभी फैसला है उसे दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है. The state has somehow, I think, has been trying to reconcile, और इमरान खान साहब भी, because you see उनके ब्लड प्रेशर के इश्यूज थे. आई थिंक वो जेल में भी काफ़ी इंसान जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करता है. उन्होंने भी किया, स्टेट ने भी किया. आई थिंक PMLN ने बहुत अच्छा इसमें रोल अदा किया, एंड देव रीच्ड आउट. तो एंड दे वेलकम्ड इट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दिस इज़ शान द काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन वी वांट एज अ नेशन. हम अपने लोगों से जंग में, परपेचुअल जंग में नहीं रह सकते जहाँ पे इतनी बड़ी पोलराइजेशन हो चुकी है. और लेट इट बी अ लेसन टू एवरीवन, बी इट टू इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, PMLN, और टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मेडिकल से, नवाज शरीफ के टाइम में देखा था, मेडिकल से बात शुरू होती है, देन आहिस्ता आहिस्ता देर इज़ सम रिकन्सिलिएशन हैपनिंग, इवेंचुअली दैट पर्सन इधर, कभी कभार तो इन द केस ऑफ नवाज शरीफ वगैरह दे लीव द कंट्री, सम ऑफ देम स्टे इन द कंट्री. कैन यू सी दिस बीइंग द फर्स्ट स्टेप बैक फॉर PTI's पोलिटिकल करियर कह लें? I think that all depends on Khan Saab, and I think yes, आपकी बात बिल्कुल सही है कि that is a first step. जब softening of the state हुआ, किसी ना किसी तरह की relief is a good sign. और पाकिस्तान आपको पता है is a country which works in a hybrid system, officially and unofficially too. तो बिल्कुल you're right. और ये you know, it's a fresh thing, and अब ये बहुत बताएगा. It depends on Imran Khan, and I think अगर वो इस तरह की अपनी political party run करना चाहते हैं, being a politician, not as of course somebody who wants to be a messiah and do politics, and थोड़ा सा माकियावेलियन भी आपको बनना पड़ता है इसमें. डू रिमेंबर कि आपके 100 इख्तलाफ हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके घर में 3 शहीद हुए हैं, एंड दे हैड पेशेंस, एंड ऑफ कोर्स दे हैव अ प्रेसिडेंट टुडे. नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ. दे वेंट इनटू द स्ट्रेस. फैमिली के साथ क्या हुआ, उन्हें मुल्क से दरबदर होना पड़ा, बट दे आर इन पा.
So in political parties, you get through that phases. I think lot of sense must prevail. और of course जो 9 मई के वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. I think state wants to reconcile, ये लोग भी reconcile करें और मुल्क आगे बढ़े. ये नहीं हो सकता कि हम perpetual जो है अपने लोगों से जंग कर रहे हो या अपने लोगों से बातें कर रहे हो. पोलराइजेशन बहुत है. एट अ टाइम जब हम जियो पॉलिटिक्स पे अभी बात करने जा रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है जो कन्वर्ट होने जाएगी इकोनॉमिक लेवरेजेस फॉर पाकिस्तानीज, उसमें केपी का कितना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है. ऑफ कोर्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे इंटरकनेक्टेड हैं. 28 अमेंडमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट. आपको पता है कि अभी प्रोविंसेस की डिबेट हो रही है. सर आपको लगता है कि ये, क्योंकि मैं आपको सॉरी बात काट रहा हूँ, एक और जो रूमर मिल में बात चल रही है कि जी आपने जो 28th अमेंडमेंट करनी है, आपने जो प्रोविंसेस चेंज करनी है, उसके लिए हमारे जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी एक हमारी जो करंट इस्टेब्लिशमेंट से बात इस चीज़ पे कुछ इख्तलाफ हैं. आई डोंट नो, दैट्स द रूमर मिल. मैं तो कोई ना पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, ना मुझे इंटरनल वर्किंग्स पता हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? क्योंकि एक टेम्पलेट हमने देखा है पहले ऑफ चेंजिंग हॉर्सेस व्हेन रिक्वायर्ड. इज़ दैट व्हाट वी आर सीइंग? समवट. आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है जो सारे रिफॉर्म्स के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है आज. ऑफ कोर्स स्टेट ने तो रियलाइज़ कर लिया है बाय इट्स ओन एडमिशन. ऑफ कोर्स उनके जो मोहसिन नकवी ने कहा स्टेट तो फेल हो चुका है और जिस तरह चल रहा है, तो पॉइंट इज़ कि अब इसे रीग्रुप करके जो रिकन्स्ट्रक्ट करने के प्रोविंस की बातें हो रही हैं या लोकल बॉडीज़ के एम्पावर करने की बातें या प्रोविंस के जो स्ट्रीम लाइन्स हैं फाइनेंसेस की, दे वुड बी सपोर्टिंग द डिफेंस एंड डेब्ट सर्विसिंग. एंड फोर्थ पार्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द प्रोविंस स्टेटस देने जा रहे हैं जीबी को और आज़ाद कश्मीर को. तो ये 4 फंडामेंटल चेंजेस तो स्टेट अब लाना चाहती है. PMLN भी इसका हिस्सा है, MQM भी हिस्सा है. जो नहीं खड़ी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एंड फॉर ओन बिगेटेड रीजन्स. अब उसमें PTI का आना और ये इमरान खान का को जो रिलीफ दिया गया इमरान खान साहब को, मेरे ख्याल से ऑल आर कनेक्टेड. एंड आई थिंक क्योंकि खान साहब भी जो हैं पॉलिटिकली उनकी ऑफ कोर्स उसमें लोकल बॉडीज़ एम्पावरमेंट उनका भी एजेंडा है. तो आई थिंक दे आर ऑल कमिंग टू अ सेम पेज कि ये फ़ायदा जो है ये साझा होना चाहिए पूरे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को. और उसमें PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी अगर ना भी आओ तो वो नंबर्स पूरे कर लिए जाए. तो इट्स अ लॉन्ग गेम विच यूल सी. और लॉन्ग गेम में मैं अगर आपसे सिंपली ये पूछूं कि अभी मक्का में एग्रीमेंट हुई, खान साहब भी बाहर आ जाएं, जो भी हो PPP के साथ, 28th अमेंडमेंट के साथ, अगर मैं आपसे एक आवाम पाकिस्तानी की बात करूं, अपनी बात करूं, ओके खान साहब आ जाएंगे या नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे या जरदारी साहब आ जाएंगे या हम मक्का एग्रीमेंट कर लेंगे, जंग जीत जाएंगे, जो कर लेंगे, ना हमारी इकॉनमी बेहतर हुई है, एज एन फील तो नहीं हो रही. शायद अगर हो रही है तो इट्स नॉट ट्रिकलिंग डाउन. चले मैं ये लेट मी रीफ्रेज, अगर हो भी रही है, ठीक है. तो व्हेन विल वी गेट टू अ पॉइंट कि यार हम, जिस तरह आपने बात की फॉरेन पॉलिसी को आप कह रहे हैं बहुत अच्छे हमने की और अग्री सम ग्रेट मूव्स इन द लास्ट 12 to 18 months, फ़ायदा कब होगा? मतलब मॉनेटरीली मैं हूँ एक आवाम पाकिस्तानी, मुझे कब कोई इससे पैसा मिलेगा या कुछ? बिल्कुल सही. आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. व्हाट गुड इज फॉरेन पॉलिसी जब इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू इकोनॉमिक लेवरेजेस फॉर अ कॉमन मैन. और यही प्रॉब्लम है. आम आदमी कहता है कि आप अमेरिका के साथ डील्स कर रहे हैं, आप सऊदी अरेबिया के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन वीज़ों पे पाबंदी है या फ्यूल आपका महंगा हो रहा है. तो व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज दिस, समझने की ज़रूरत है. देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके हमारा बनियान महसूस हुआ, 1-1.25 साल हुआ है उसमें आपने क्या क्या किया. एक तो फंडामेंटल बड़ा प्रॉब्लम, एक तो जो आपने कॉन्फिडेंस गेन किया एज अ कंट्री कि वी कुड टेक ओवर अ बिगर पावर. फिर उसके बाद ईरान का वाक़या आया. फिर उसके बाद हमने कोई 3 से 4 जो हैं फॉरेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जिसके परचेज ऑर्डर्स मिले. अज़रबैजान से $4.5 बिलियन का, लिबिया से $4.6 बिलियन का, सूडान का $1 बिलियन है. और उसके साथ जो है हम इराक और डिफरेंट कंट्रीज़ पे भी जा रहे हैं. अपना तो तकरीबन $12 बिलियन तो बैंक आपने कर लिए. अब इसके पैसे जो आते हैं वो नॉर्मली 3 से 4 साल में जब डिलीवरीज आती हैं, तो उसकी एक तरफ से आपके जो डॉलर स्ट्रेन जो आता था, $12 बिलियन की एक्सपोर्ट तो है. तो उसके बाद जो है फिर ये जंग स्टार्ट हो गई. अब इस जंग से पाकिस्तान को 2-3 फ़ायदे भी हुए और नुकसान तो आपके सामने है. बिकॉज ये
फ्यूल का जो नुकसान है या इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान है, ये तो ऑफ कोर्स ये स्पेशली फ्यूल का तो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अगर हमारे साथ होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इट इज़ विद एवरीबडी। तो इस जंग की वजह से जो फ्यूल का स्ट्रेन आया है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। लेकिन लेट मी जस्ट गिव यू, ML1 स्टार्ट हो गई, which is an electric train from south to north, which is $7 billion. उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो पूरा अरब दुनिया में, जैसे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट की और आप उसकी सेकंड फेज़ देख रहे हैं, तुर्की आ गया। अब हो क्या रहा है इवेंचुअली, क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया एंड कुवैत वुड स्टार्ट जो है, मैं आई एम गिविंग यू न्यूज़ दैट दे विल पुट इन गवादर में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स वहाँ रखने जाएंगे, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कल अगर और ब्लॉक हो गया तो फिर क्या होगा, तो दे वांट टू पुट, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। उसके बाद जो है आपका गवादर एरिया ऑफ कोर्स जो है आपका, वैसे ही आपको पता है कि ट्रांसशिपमेंट्स अब रिकॉर्ड नंबर्स पे कराची और उस पर आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। गुड पार्ट इज़ विद ईरान, पाकिस्तान जो डील कर रहा है ईरान से, वो कर रहा है PKR रुपीज़ में, जैसे वो इंडिया में करता था। अगर हम LNG उनसे ख़रीदें या गैस ख़रीदें तो इट बी पेइंग अबाउट व्हाट इन PKR रुपीज़, पार्टर इट विथ सीमेंट एंड अदर थिंग्स, तो आपका सीधा 3-4 बिलियन डॉलर्स जो है बचेगा। लेकिन उसके फ़ायदे कब आएंगे? देखिए, हमें समझना पड़ेगा, एक तो G2G कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्स टाइम। मैं लोकल डिफेंस प्रोडक्शंस की भी बात कर सकता हूँ, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी बात कर सकता हूँ। लिबिया और सीरिया में, लिबिया फॉर एग्जांपल वुड ओपन 40 to 50,000 वीज़ास फॉर पाकिस्तानी। सऊदी अरेबिया 5 लाख वीज़ा पाकिस्तानियों को देने जा रहा है। इन हाउ लॉन्ग? कतर इन अबाउट a year's टाइम। देखिए, इट इज़ ऑल अटैच टू हाउ सून द ईरान वॉर फिनिशेस। अच्छा, ईरान पे भी मेरा एक सवाल है जो मुझे इस जंग से मज़ीद और कन्फ्यूजन हुई है। ग्रोइंग अप, अगेन मैं आपको अवामी ओपिनियन दूंगा, आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी सच है या नहीं। हमें ये बताया गया था पूरी ज़िंदगी कि ईरान और पाकिस्तान की बड़ी एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बैटल चलती रहती है। बलोचिस्तान बड़ा साइट होता है इस चीज़ में, आपने तो बहुत ज़्यादा कवर भी किया है। अब एकदम से हमें बताया जा रहा है, या पब्लिकली हम स्टांस लेते थे कि जी ईरान ही हमारे भाई हैं, लेकिन पीछे से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे साथ कुछ कर रही हैं, हम उनके साथ कुछ कर रही हैं। एंड जब भी कुछ बलोचिस्तान में होता था, हम जल्दी से कहते थे कि यार, हम मानते नहीं थे कि ईरान ने ये किया, बट एक कॉन्वर्सेशन होती रहती थी कि इसमें ईरानियन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वाई ऑल ऑफ अ सडन व्हेन द वॉर बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्ट्स, वाई आर वी मीडिएटिंग, हाउ हैव वी बिकम सो क्लोज टू देम? और अगर हमारी इतनी इंटेल वॉर्स चली हैं तो एकदम से हम दोस्त कैसे बन गए? 2-3 चीज़ें वेरी शॉर्टली, लेट मी जस्ट गिव यू। आफ्टर 1979 जो ईरान में ख़ुमैनी साहब का रेवोल्यूशन आया, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना चाहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान एट अबाउट 15%, सेकेंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन, और उसे अफेक्ट करना शुरू हुआ। एंड ऑफ कोर्स दैट स्टार्टेड द प्रॉब्लम्स फॉर अस। फिर हमने ये भी देखा कि 79 से पहले अरबों ने 3 जंग इजराइलियों के ख़िलाफ़ लड़ी। इजिप्ट उसमें से एक जीत भी चुका था। 79 के बाद अगर ऑब्ज़र्व करें द ईरानियन रेवोल्यूशन, और उसके साथ एट टाइम्स 1984 में उन्होंने अर्जेंटीना से वेपन्स लिए जो इजरायली वेपन्स थे अगेंस्ट इराक। It's called the Contra case. So we've seen how Iran has worked. In 1979 से पहले जो था, the main threat to Middle East जो था वो प्राइमरी जो था वो इजराइल था। इन 79 के बाद ईरान हो गया, और उसने अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो बनानी शुरू की। वो लबनान तबाह हो चुका, इराक़ में लाने की कोशिश की, और फिर अमेरिकन के साथ काम किया। तो दे बिन नॉट वेरी ब्रदरली। वो हाबील काबिल वाले भाई थे, वो असली वाले भाई नहीं थे ऑफ कोर्स। क्या वो अब हमारे असली वाले भाई बने? उसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, उसी पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने ईरानियों ने कश्मीर में इंडिया को साथ लाया, OIC को ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाया इंडिया को। उसके बाद चाबहार में इंडियंस को आके बिठा दिया। कुलभूषण यादव वाज एक्चुअली कॉट फ्रॉम चाबहार। तो जो सुलेमानी था, जनरल सुलेमानी, वाज ओपनली अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, उसने जो BLA को मदद दी, ज़ेनबियून आर्मी पाकिस्तान में बनाई, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में सेक्रेटेरियन किलिंग्स करती थी। सीरिया में 40-50 हज़ार लोग यहाँ से एक्सपोर्ट हुए पाकिस्तान से। ईरान वाज बिहाइंड इट। अब आपने देखा कि इन 2023-24 में ईरान ने अटैक पाकिस्तान इन बलूचिस्तान, और पाकिस्तान रिटेलिएटेड द नेक्स्ट डे। अब क्या हुआ कि वी वर लिविंग इन एनिमोसिटी बिटवीन एज अ नेशन। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें काउंटर करती थी, उनकी हमें करती थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन
the scenario changed when when the Americans and the Israelis attacked Iran. And General Asim Muniz, who had worked in ISI and military intelligence, had worked on the Iranian desk as well, and he took care. Of course, he had some sort of a repo with the IRCG. जी मेरा यही सवाल था. एक सेकंड पहले मुझे ये बताएं ना, फील्ड मार्शल साहब की बात होती है कि हैड अ रेपो विद हिम, बट अगर हमारी एक इंटेल वॉर चल रही थी ईरान के साथ, तो फील्ड मार्शल के साथ तो उनकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव क्यों थी? ये बात मुझे समझ नहीं आई. पॉजिटिव इसलिए थी कि बिकॉज एज अ कंट्री वी ऑलवेज नेबर था हमारा ईरान, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे गर्मी थी वहाँ सर्दी थी, वी हैड अ कनेक्शन विद ईरान एज अ नेबर. और वो जो था फील्ड मार्शल जब बने, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में फिर अमेरिका और इजरायली जो स्ट्राइक्स हुई ईरान में, पाकिस्तान somewhat supported Iran in that. और फिर second phase आया जब the Israelis attack Qatar. Do remember the Israelis attack Qatar, Hamas की टीम के ऊपर. At that time, only after that Pakistan, Saudi Arabia went into a defense agreement. Every country has their own national security concerns. ये जो उम्मा चुम्मा का चक्कर है वो थोड़ा सा साइड में रख के हम बात करें तो they realize कि Americans are not a reliable partner, तो पाकिस्तान Saudi Arabia became partner. Now in that scene जब very important, जब कतर पे ईरान ने अटैक किया on a US base, वो कहते हैं कि जो फील्ड मार्शल का जो लंच था विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, डेट वाज डिसाइडेड कि यार हम ईरान को एक सेफ एग्जिट दे देते हैं बाय अटैकिंग अ यूएस बेस, एंड डेट वाज डिसाइडेड बाय पाकिस्तान. तो अ मीडिएशन स्टार्टेड नॉट इन 2026, इट स्टार्टेड इन 2025. तो वहाँ पे हमारी ईरानी और अमेरिकन्स की एक ट्राइका बन गया था कि कम्युनिकेशन हम लोग आ गए. प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी एक स्टेटमेंट था कि द फील्ड मार्शल नोज ईरान मोर देन लॉट ऑफ पीपल. तो दैट वाज ऑफ कोर्स अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज हमारी ट्रेजेक्ट्री में तो साउथ एशिया ही था लेकिन, या अफगानिस्तान था, लेकिन कमिंग इन टू वेस्ट एशिया एंड ईरान वाज समथिंग बिग फॉर पाकिस्तान एज वेल. उसके बाद क्या हुआ, अली लजरानी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही केम टू पाकिस्तान. And it was the field marshal and his team and the state of Pakistan convinced him कि ये जो आप प्रॉक्सीज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के, क्योंकि हम एग्रीमेंट है, वी विल कनेक्ट यू विद सऊदी अरेबिया, और उसमें चाइना भी आया है. एंड समहाउ अली लजरानी वेंट टू सऊदी अरेबिया, और आपने देखा प्रिंस खालिद मिले उनसे, और हुतीस को भी सेटल किया गया एट दैट टाइम. Unprecedentedly, Ali Lajrani said we want to be part of the Pakistan-Saudi defense agreement. And that same person was assassinated by Israelis. And that was a link gone. तो मेरा यही सवाल है, मुस्लिम उम्मा की हम बात करें, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया साइनिंग एन एग्रीमेंट. इज दिस द मुस्लिम उम्मा और इज दिस एन एग्रीमेंट बीइंग साइंड टू हेज तेहरान? No. So this was in the making for the long. It's an Ethiopian के Muslim NATO होगा. It's something, a concept about 30-40 years back. OIC was formed with that idea कि eventually होगा, लेकिन say we know what happened to the OIC, or we know what happened to the UN. So अली लजरानी की जब किलिंग हुई, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे, और फिर ये अमेरिकन जो उसमें आए गए, एंड वी बिकेम मीडिएटर्स. आपका जो क्वेश्चन था, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी वर नेबर्स एंड वी हैड अ रेपो विद IRCG. डू रिमेंबर देयर इज कोर्स द प्रेसिडेंशियल साइड एंड द जनरल वाहिदी कोर्स साइड, और उनका मजाक स्ट्रेटजी थी, जिससे मैं मजाक से कहता हूँ, इज नाउ टर्न इनटू अ मुसाद. And the kind of Israeli penetration into Iran was unprecedented. Of course, ये जंग शुरू होने से पहले इजराइल जंग जीत चुका था. They hit most of the tier 1 targets. उनकी command and controls ख़त्म कर दिए थे. Air defenses were passive into this. Now, if you look at this, so we became a mediator with a very clear agenda that the regime cannot change next to Pakistan, because the whole idea is we don't know who would come next. We don't know if the Israelis would come or the Indians would come back. So that's a red line. So for our own selfish reasons, यार ये आग ना लगे and GCC की stability कायम रहे, because frankly about 40-41 billion dollars में से 30 billion dollars directly GCC से आते हैं, right? हमारे of course 8 million 9 million पाकिस्तानी है. Impact of GCC Pakistani is about roughly about 40% of our population, कहीं ना कहीं से वास्ता है. तो we went into this. Now
हमने उन्हें ईरानियों को भी समझाया, अमेरिकन्स को भी समझाया. द रीज़न फॉर कमिंग अप विद मुस्लिम एक्सेस, इसे पहले सुन्नी एक्सेस कहते थे, एंड वाज कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम, एंड द होल आइडिया वाज you see was pitched by Turkey, and Turkey wanted कि ये हमें एक कोई ऐसी फेडरेशन होनी चाहिए विच हैज़ अ मिलिट्री अलायंस, एंड वाज तुर्की, एंड और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया वाज फर्स्ट. और उसके बाद आपने देखा फील्ड मार्शल वेंट टू तुर्की लास्ट मंथ इन जुलाई, and it was him who convinced the Turkish to join immediately, and this was signed, and this is a very important step because this is an alliance which everybody wants. ये किसी के against नहीं है, लेकिन it is against the Israeli IMAC, which is India, Israel, Greece, Somaliland nexus. A, IMAC. B, it is against the proxies, be it of Iran or India or Israelis, right? Anybody who threatens these three countries. Number 3 is, of course, it's against. It would be used in counterterrorism efforts. Now, would बहुत सारे लोग पूछते हैं कि Iran can one day be part of it? Yes, eventually. ईरान ने आपको पता है वेलकम किया बहुत सारे. पहले there was a confusion. Next day officially जो है उन्होंने वेलकम किया इस अलायंस को फ्रॉम फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट. क्या ईरान की प्रॉक्सीज या ईरान की गवर्नमेंट अब अपनी उन प्रॉक्सीज के खिलाफ है? नहीं. सो बट दे डोंट हैव अ चॉइस. द रीजन हैज डिसाइडेड, राइट, दैट ईरान प्रॉक्सीज कैन नॉट लिव. एंड ऑफ कोर्स आपने इराक में देखा होगा जो उनके नए चीफ एग्जीक्यूटिव इन्होंने सितंबर तक का टाइम दे दिया, उसमें से अल सदर मान भी गई है. ईरान लबनान में इनके सेटबैक्स हैं. यमन में आपने किस तरह सऊदी बॉम्बिंग अभी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे हुतीज वुड बी गॉन सून. तो आई थिंक जो ईरानीज प्रॉक्सीज ओवर प्ले कर गई, और ईरान की भी जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये थी, दे एम्पावर्ड प्रॉक्सीज इंस्टेड ऑफ देयर ओन डिफेंस. They thought, of course, there would be the long arms and cut. This is something which we learned, कि proxies cannot win wars. It's the regular army which does. और वो ईरान जो है इस चीज़ को भूल गया था. Yes, of course, उसकी Strait of Hormuz में तो रहेगा because it's next to, because of the geography. But long arm उसके जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं in that region. Now, if you look into this war, a lot of people say कि who is winning that war or who's losing that war, of course. तो आप देखें कि देखिए there are two original sinners in this war, which are the Israelis and the Americans, and both are war criminals. You know, killing Khamenei Saab, of course, was absolutely wrong. उनसे इख्तलाफ हो सकते हैं. दूसरी, killing 140 children in that school is war criminal. It's being a war crime, right? उसके बाद, but the Iran's reaction on the Middle East, GCC, was now the question is, was it to protect Iran or the IRCG? The question is was to protect IRCG. And this is my answer. And the point is, उन्होंने जिस तरह से vicious attack किया, I had some stats. 82% of the attacks by Iran was on the GCC and only 18% on Israel, right? और उनका वो idea था to somehow put in so much stress on the GCC nations that they forced the Americans to get a ceasefire. And it worked and it did not work. But the question is, क्या वो भी हमें बात करनी चाहिए? Not to this day, Shan, not to this day, and I'll challenge it. There's a single shred of evidence that the GCC land was used against Iran. Not a shred of evidence. Except the Emiratis, who of course said after the war, I think after 60 days, they accepted it. One good thing about Emiratis is, right, they're not hypocrite. If they sign a deal with Israelis, they'll do it on the face. If they go and attack the Iranians, they'll say they've done it. So at least we know where they stand, right? But the point is that there is not a shred of evidence. Now, where did the bombardment came from? It is through Syrian and Iraqi airspace. The Israelis used it. The Americans used the warships. And this is why Syria, to me, is a very critical element in all this. The Syrian foreign minister is coming, and आपने देखा Syria is at Hakan Fidan's project, of course, the Turkish project, और वहाँ पे Giuliani is there, Hafiz al-Shara. And the whole point, और अभी सऊदी अरेबिया ने भी $1.6 billion की टर्की के थ्रू डील की. The whole point of this Muslim alliance is to solidify, because I've told you IMAC is the
प्राइमरी एनिमी नंबर 1. सही है. और आज उसमें हम एक और भी बात करेंगे. बांग्लादेश गॉट अ इन्विटेशन टू बाय द साउदीज, राइट. तो वो उस पर भी बात करेंगे. द पॉइंट इज, तो IMAC इज प्रॉब्लम नंबर 1. तो जो मैंने आपको बताया था सीरियन एयर स्पेस यूज हुई थी. द होल पॉइंट इज टू मेक सीरिया सो स्टेबलाइज militarily, economically, and put on the air defense and the radars for the countries to know. और ये इजराइल नहीं चाहेगा कभी भी. अच्छा अली साहब, मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा सा इसको लोकली वापस लेके आना चाह रहा हूँ बिकॉज इट्स समथिंग दैट काइंड ऑफ पॉप्ड अप इन माई माइंड. अगर ईरान अभी हमसे नेगोशिएट कर रहा है और ये मक्का अग्रीमेंट अगेंस्ट ईरान नहीं है और हमारी ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी की वजह से काफ़ी स्ट्रेंथनिंग हुई है और वो फॉरेन पॉलिसी कह रही है कि प्रॉक्सीज़ के हम ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, और ईरान बिजी है GCC से भी जंग लड़ने में, इसराइल से भी जंग लड़ने में, ऑब्वियसली बाय कॉन्स्टिट्यूट अमेरिका से जंग लड़ते हुए, तो जो बलूचिस्तान में भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो उनकी प्रॉक्सीज़ कर रही हैं या नहीं कर रही? क्योंकि अगर उनकी प्रॉक्सीज़ नहीं कर रही तो फिर बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्यों है? और अगर उनकी प्रॉक्सीज़ कर रही हैं, हाउ आर वी नेगोशिएटिंग एंड हेल्पिंग ईरान इफ ईरान इज डिस्ट्रॉइंग अ की प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? तो Iran is definitely by its own intelligence agency, जो उनकी VIVA has been directly involved in supporting, aiding, abetting the BLA and BRA जो उनके members थे. But from last year and a half they've been with the ISI working together and getting rid of it. The main commanders in Balochistan province in Iran had been targeted mysteriously. There are a lot of arrests from there. But the point is, are they in control? My understanding is Balochistan today is a hit job by the Israeli and Indian intelligence agencies. And why I'll say Israeli, because जो BLA members हैं, ideologically wise, they are very close to the PKK, and which are fighting against the Turks, the Kurds. और फिर उसके साथ जो है वो Israeli की convergence भी आ गई है. Israelis are literally sitting in Iran. बट आई टेल यू, आपको पता है ना, एक मछेरा हमारा पाकिस्तानी जवानी के करीब डाइड फ्रॉम एन इजरायली ड्रोन, इफ़ यू रिमेंबर. तो द वॉर हैज़ कम नेक्स्ट क्लोज टू अस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इजरायलीज. आई डोंट थिंक बलूचिस्तान में जो अभी सिचुएशन है वो इट्स मोर टू डू विद ईरान, इट्स मोर टू डू विद अफगानिस्तान and more to do with our own way of handling Balochistan, where in both we've not been able to, जैसे कि अब ISPR ने बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया सरदार के ख़िलाफ़, absolute corrupt sardars. We have to bring in local bodies governance. The BLA, of course, or the BRA recruits are not the Ferraris or the Sardars. Now they are the middle class, of course, people who've been recruited by intelligence agencies, foreign intelligence agencies. So point is that it's a dual sword. My understanding is the refugees today are in Afghanistan, not in Iran. Partly maybe Iran भी होंगे, मगर जो main operation centers is run from Afghanistan. और जो है वो उसमें हमारी स्टेट की भी पैसिवनेस थी कि जब हम रसौली जो होता है उसे बढ़ने देते हैं, बिकम कैंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट महारंग बलोच, तो वी अलाउड समहाउ अंडर द ग्रैब ऑफ ह्यूमन राइट्स, you allowed her to go to villages and villages and villages in Balochistan, and she radicalized the whole Awam because of the myth. And this has been state's bad policy in allowing this to happen. Now, अब स्टेट ने कहा है कि मैं हार्ड स्टेट बनना चाहता हूँ, बट यू नो द डेफिनेशन ऑफ हार्ड स्टेट, यू हैव टू वॉक द टॉक. एंड ऑफ कोर्स इट डज नॉट मैटर कि आर्मी आके सबको उठा ले. पुलिसिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. FC को अपने अब बलूचिस्तान में रिफॉर्म कर रहे हैं. इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू वर्क टुगेदर, बट द पॉइंट इज़ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ फेल्ड जी इन बलूचिस्तान. द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हैज़ फेल्ड. और उसमें आपको जब तक लोकल बॉडीज़ नहीं लाएंगे तो उसमें 70-80% इज़ अ हिट जॉब बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, एज यू नो. तो वो चलता रहेगा. एंड द प्रॉब्लम विद देखिए 97.8% of terrorism inside Pakistan happens in 2 provinces, KP and Balochistan. 70%, 71% in KP, in South KP, and rest in Balochistan. It has Afghanistan to its neighbor, and that is the main problem. और जब तक हम अफ़गानिस्तान के साथ एक बड़ी जंग या वहाँ पे एक गवर्नमेंट जो कि इरेशनल नहीं होगी, और मैं जंग की बात इसलिए करता हूँ कि वी डोंट हैव एन ऑप्शन.
We cannot allow our soldiers to die from IEDs. And I think जवान भी चाहता है कि of course वो border cross करे. I support of course अपने kinetic और non-kinetic actions भी ले लिया, but we have to put on air embargo, pressurize them more and more and more. But the problem lies of terrorism in Afghanistan, not in Pakistan. अगर अभी करंटली पाकिस्तान की जो स्टांस है अफगानिस्तान पे इज़ हार्श, ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है, हम एक हार्ड स्टेट बन रहे हैं, लेकिन क्या आप ये एग्री करेंगे ना कि हम whether that's Afghanistan, whether that's Balochistan, whether that's other places, is the hard state strategy working? Because आप कह तो रहे हैं कि आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन a lot of these things आपने पहले हमने भी तो प्रॉक्सीज क्रिएट की ना, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, राइट? हमने प्रॉक्सीज क्रिएट की, तालिबान इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, राइट? आपकी बहुत सारी मिलिटेंट्स हैं जो ऑब्वियसली कश्मीर की साइड पे हैं, बाकी साइड पे हैं. नाउ व्हाट यू क्रिएटेड इज we were the 1000 cuts, right? We were the games, ये हमारी गेम थी, राइट? अब ये गेम हमें काट रही है. इसका हल हार्ड स्टेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मसला ये है ना कि आप केपी को देख रहे हैं, आप बलूचिस्तान को देख रहे हैं, आप कश्मीर को देख रहे हैं एज जो फंडिंग कौन कर रहा है, लेकिन जो अवाम है दे हैव बिन प्रॉक्सीज फॉर जनरेशंस नाउ. या वो हमारे थे या किसी और के थे, या आपके मुजाहिदीन थे या आपके तालिबान थे या आपके जो भी थे, प्रॉक्सी तो उनको देर यूज्ड टू दिस इज व्हाट दे डू. सो देखिए, द प्रॉक्सी पार्ट ऑफ कोर्स आई हैव बीन विशसली अगेंस्ट इट थ्रू आउट. ऑफ कोर्स तालिबान कोई ऑफ कोर्स, और यही तो प्रॉब्लम हुई कि इवेंचुअली दीज प्रॉक्सीज टर्न्ड अगेंस्ट अस. बट प्रॉक्सीज किसने? अमेरिकन ने नहीं की, इंडियंस ने नहीं की, किसी और ने नहीं की, तो सब ने की. लेकिन द स्टेट हैज लर्न द लेसन द हार्डेस्ट वे by taking on these shaheeds every day. तो आप ये नहीं कह सकते. और इसमें तो हमारे डिफरेंस देखिए, and the difference between us and the Indians are that somehow in last 15-20 years, शायद as a state and as people हम जो है acceptance और introspection पे चले गए. We accept कि what happened was wrong. ये बड़ी बात है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि तालिबान का बनाना गलत था, गुड बैड पॉलिसी ऑफ तालिबान, सेक्रेटेरियनिज्म पिच करना नुकसान था. ये सारी दैट्स हैज हर्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. अब मगर वहाँ पे तो कैलकुलस चेंज हो गया. डू रिमेंबर आज पाकिस्तान में जो टेररिज्म है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अमेरिकन्स गोइंग आउट फ्रॉम अफगानिस्तान ना प्रीमेच्योरली, दैट इज़ कॉज द टेररिज्म. और मैं ये नहीं मानता कि जो इमरान खान और बाजवा की जनरल बाजवा के बारे में जो बात करते, we are a victim of geography. Americans left the region prematurely. और जो वहाँ पे जो regime आई was of course in no control. There are 42 groups working in Afghanistan. फिर उनके पास जो थे, हमने जिस तरह से लोगों को यहाँ से पाकिस्तान से अफगानियों को डिपोर्ट किया, वो बिल्कुल सही पॉलिसी थी. उसकी वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था हमारे मुल्क पे, लेकिन we didn't had a choice. We cannot have of course 2 million 3 million people of course in this country without documents and who could be used against intelligence agencies. आपने देखा how Afghan refugees in Iran were caught by $100 $50 के लिए वो इसराइलियों के लिए GPS सिग्नल्स भेज रहे थे. तो we cannot have undocumented people in Pakistan. तो उसके अच्छा, और तो ये हम समझ लें कि जो अमेरिकन्स गोइंग आउट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग, द स्पिल ओवर जो हमारे ऊपर आया है. पॉलिसी सही है, इम्प्लीमेंटेशन सही है. आई थिंक हमें ऑफ कोर्स पॉलिसी को और विशसली करना चाहिए. डेटा सेज that even month by month terrorism has gone down. आप कितने अटैक्स देखते हैं अब जो जिस तरह से हो रहे थे इनटू पाकिस्तान, अपार्ट फ्रॉम सुसाइड बॉम्बिंग्स ऑफ कोर्स, जिस तरह कराची में हुई या इस्लामाबाद में इमामबाड़ा में हुई हमारे, तो वो कौन थे? 28 of the suicide bombers all came from Afghanistan. 22 of them had an Afghan nationality. We have a failed state next to Pakistan, which is collapsing, and we have to bear brunt of it. And that is why Pakistan, मैं समझता हूँ, had to go inside and create a bigger buffer zone. जैसे तुर्की ने बनाया था. It takes a lot of efforts, it would take a lot of toll and put so much stress. And I'm talking about air embargo in Afghanistan. कोई फ्लाइट नहीं उड़नी चाहिए. और मैं समझता हूँ कि यू कैन नॉट गिव अ लग्जरी टू योर एनिमी, कि गर्लफ्रेंड थोड़ी कि नाराज़ हो जाए तो मैं इंडिया से बात कर लूँगा ये सब.
वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर एंड एज अ पाकिस्तानी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये कोई टेररिज्म नहीं है, इट्स अ लो इंटेंसिटी वॉर विच पाकिस्तान फेसेस टुडे इन बलूचिस्तान एंड इन KP. मगर मैं आई एम सो होपफुल कि इन ईयर और 2 विल बी गेटिंग होल्ड ऑफ इट. और आप देखेंगे 70 to 80% टेररिज्म वुड गॉन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स. ईरान हमारे साथ काम करने लगा है, तो दैट किल्स अबाउट हाफ ऑफ द BLA, राइट. अफगानिस्तान के साथ इवेंचुअली वी विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स. What will happen eventually, in your opinion? इवेंचुअली विल गो विद, देखिए वी कैन नॉट गो एंड से कि तालिबान एकदम से हट जाए, right? Because that would be meaning, of course, another problem. Then we have to deal with 10 types of Taliban. So one central leadership, right or wrong, we have to deal with as a country. But we have to bring stress over them. At the same time, carrot and stick. But I think 70-80% of the stick would work. 20% would carrot और फिर उसे कम करते जाएं, carrot बढ़ाते जाएं और से. But I think ये बड़ा ज़रूरी है कि of course any जैसे आप the policy हमारी जो है वो I think has to be more strict with Afghanistan. The problem lies in Afghanistan जी अभी. और ये एक policy labyrinth है for Pakistani policy makers on Afghanistan as to how to deal with it. I'm more supportive of a military action inside Afghanistan, a massive military action. और जहाँ पे आप decapitation strikes भी करें. एंड दिस इज़ द ओनली वे दे अंडरस्टैंड. अनफॉर्चुनेटली ताकत वो तो आपने देखा नेगोशिएशंस को कमज़ोरी समझता है. वो इंडिया में जाके कहते हैं हमारा DNA सेम है ना. अब वो बात वहाँ तक आ गई है तो ऑफकोर्स पे सही है. तो इफ़ दे वांट अ डाइवोर्स, यू नो, हम क्यों उस रिलेशनशिप में रहना. मैं आपसे इसी को सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड करूँगा. आप कह रहे हैं 1-2 साल में उम्मीद है, इंशाल्लाह है कि कुछ बेहतरी भी आ सकती है. अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ फॉर अ सेकंड, आपकी रिलेशनशिप विद ईरान इज़ फ्रैजाइल एट बेस्ट. इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी आपके लिए नई गर्लफ्रेंड है, यूर गेटिंग टू नो हर, ठीक है. और पुरानी थोड़ी सी बैगेज है जो अभी आपने ख़त्म नहीं की हुई, ठीक है. दूसरी साइड पर आपके पास अफगानिस्तान है जिसका इवन अगर डिवोर्स होनी है, टू गो विथ योर एनालॉजी, डिवोर्स टेक्स टाइम एंड इट्स अगली, राइट. तीसरे आपका इंडिया है और वो अभी शायद चुप होंगे और जो भी मई के बाद से एक डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी हमारी होगी. बट अगेन दे आर अ थॉर्न इन आवर साइड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज़ नो गारंटीज इन नोइंग व्हाट हैपेंस नेक्स्ट देयर. फिर आ जाते हैं अमेरिका पे. जब तक अभी हमें यूज़फुल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तब तक तो हमारी उनसे कोई रिलेशनशिप है. कल को ट्रम्प साहब होंगे, अमेरिका एक दफ़ा इवेंचुअली ईरान से कुछ ना कुछ एंड तो होगा ना. ये कांट गो ऑन फॉर एवर. फिर क्या होगा? मेरा थोड़ा सवाल ये है कि अगर आप देखें, ये मैंने आपको एक्सटर्नल पिक्चर पॉइंट करके दी पाकिस्तान की करंट मसले मसाइल. अब इंटरनली आ जाते हैं. एक हमने बिल्कुल शुरू में बात की ऑफ पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर लीडर. वेयर इज दैट रिलेशनशिप करंटली फॉर द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? Within the government and establishment of Pakistan, there is a president vocally against an amendment that the establishment wants to happen. ठीक है. All our political leadership is 70-ish years old. ठीक है. इकोनॉमी के हालात तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिए. अब मेरा सवाल ये है कि what I will give credit to the current establishment of Pakistan is कि they have taken on all sorts of challenges almost simultaneously. ठीक है. बट वट आई विल आस्क यू इज़ कि AJK में अनरेस्ट है, KP में अनरेस्ट है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है. फॉरेन पॉलिसी हम अच्छी कर रहे हैं, बट वी आर ऑन अ नाइफ एज विथ अफगानिस्तान, विथ इंडिया एंड पोटेंशियली एट सम पॉइंट कुड बी विथ ईरान. राइट, इफ दिस वॉर कंटिन्यूज, इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर उन्होंने सऊदी में अटैक किया, डज द डिफेंस पैक्ट कम इन टू प्ले? इट डज, राइट. सो वी आर नाउ इन अ पोजिशन जहाँ 1-2 साल में अगर ऑल गोज वेल तो hopefully we'll be on a very good track. But if it goes badly, I can just point to internal and external multitudes of problems. तो आपको ये नहीं लग रहा कि हम बहुत एक समझ लें टाइट रोप चल रहे हैं? अच्छा, लॉट ऑफ पीपल से कि भाई फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है, आपका मुल्क जल रहा है, आप यहाँ पे यू करें. एंड दैट इज द थ्रक्स ऑफ योर क्वेश्चन, राइट. पॉइंट इज कि लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, a lot of them, about 50 to 70% is to do with external forces. राइट. आपका जो फ्यूल है उसकी प्राइजेस आप इंपोर्ट करते हो. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आग लगी हुई है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं,
इट्स अ फॉरेन पॉलिसी प्रॉब्लम, इट्स अ जियोपॉलिटिकल जियोइकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। आप ही के मुल्क के जो हैं वो ऑयल टैंकर्स अलाउ कर रहे हैं ईरान आने के लिए, तो आपके अवेलेबिलिटी है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई। ये भी एक ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है ऑन मैनेजिंग दिस। लेवीज पे ऑफ कोर्स उन्होंने लूट मार मचाई हुई है, वो अलहदा बात है। इट्स अ एब्सोल्यूट फेलियर ऑन इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन पार्ट। बट पॉइंट इज अ लॉट टू डू व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। टेररिज्म फॉर इंस्टेंस, जिसकी वजह से FDI नहीं आ रही। किस लिए नहीं आ रही? फॉरन आपके 2 प्रोविंसेस वर्चुअली इनएक्सेसिबल हैं भाई पाकिस्तानियों के लिए। मैं और आप नहीं जा सकते, आपके पेरेंट्स नहीं इजाजत देंगे बलूचिस्तान जाने के लिए। फीता काटा था। हाँ जी, तो नहीं जा सकते ना। तो द पॉइंट इज कि तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, राइट। जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है फ्यूल और टेररिज्म, जिसकी वजह से इकोनॉमी आपकी नहीं चल रही, दैट इज अ हिट जॉब ऑफ कोर्स। एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। अब आपका मुल्क जो कर रहा है वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को भी टेक ओवर कर रहा है, जिसकी वजह से आप इवेंचुअली, आई एम अ वेरी होपफुल पर्सन, ईरान से आप रुपीज़ में डील करने जा रहे हो यार। सऊदीया से आपने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, वो उन्होंने $3.5 बिलियन दिए ना हमें, जब UAE ने वापस किए थे, उन्होंने ही दिए इवेंचुअली। तो आपका वरना $350 पौने 400 तक जाता, राइट। तो लॉट ऑफ थिंग्स, since we are so globally interconnected, lot of our internal pains are because of the external problems. Now that does not substitute absolute lack of misgovernance in Pakistan, right? Now, politicians has failed Pakistan. There is no doubt about it. Has the state failed Pakistan? Of course, they're letting it go. But state ने अभी कहा है ना कि हम provinces बनाएंगे. Politicians के बरखिलाफ state ने कहा ना कि हम जो है local bodies government लाना चाह रहे हैं. Right? State, देखिए बहुत सारे लोग, I was a viciously anti-army person, anti-establishment person. I've written so much against them, but not as of course कि personally. एक चीज़ रियलाइज की मैंने, इज वन थिंग आई अनलर्नड लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस इज अ न्यू ग्लोब। ऑफ कोर्स हम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ईरान हमारे साथ दोस्त खड़ा हो सकता था, हमें नहीं पता होता। स्टेट और द पाकिस्तान आर्मी प्रॉब्ली इज वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ठाट पे पड़ा हुआ बच्चा जो है वो जनरल बन सकता है। तो इट्स समवॉट रिप्रेजेंट्स द फीलिंग ऑफ अ कॉमन मैन। जो आप चीज़ों, आपको गुस्सा आ रहा है वो एक हो सकता है मिलिट्री जनरल को भी आ रहा हो, ब्रिगेडियर को भी आ रहा हो, मेजर जनरल को भी आ रहा हो, मगर कोई वो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी आवाज़ फिर ISPR के थ्रू कहता है, पॉलिटिशियंस को कहता है। एंड दिस इज़ वेयर द गवर्नेंस फेलियर्स कम इन टू प्ले ना, कि दिस लीड कैप्चर अभी तो ISPR ने कह दिया कि किस तरह से हो रहा है, तो ये अपने कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है कू, हो नहीं सकता उस तरह से। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, I don't think, of course, because of the international reasons, lot of things, and we've seen how the coup works, and you know what happened to dictators afterwards, be it Musharraf or Zia or anybody. But connecting your point, lot of our problems has to do, मैंने कहा fuel external, right, terrorism external, राइट। हाँ, मिस गवर्नेंस हमारी है। जिस तरह से हमने AJK को अभी जो राइट्स हुई, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, बट वी हैव एक्चुअली मिस गवर्नेड। एलीट कैप्चर है यार AJK में। यू कैन नॉट हैव 32 कैबिनेट मेंबर्स फॉर दैट सॉर्ट ऑफ स्टेज पे जहाँ रावलपिंडी की हो। और हम हमेशा जो है रिएक्टिव रहे ना, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? वेयर इज आवर गवर्नेंस इज अबाउट, एंड सिक्योरिटी इज अबाउट प्रीएम्प्टिव एक्शंस। वो क्या है कि हम फायर ब्रिगेड की तरह हर जगह आग लगती है तो बुझाते हैं। एंड दैट इज वाई रिकन्सिलिएशन, truth and reconciliation has to happen in Pakistan. And if you are a bloody patriot of this country, you would want ये कोई किसी को पटवारी और किसी को नहीं कहे, but you have to sit on the table and agree on minimal agenda, economy, foreign policy, and of course ये जो रोड पे आके ब्लॉक करते हैं लोग, ये this has to go, right, and let the economy move. We have so much potential for this country to grow, and it's been hijacked by petty people and at times ego which is hurting this nation. तो रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि 1 या 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैव नॉट परफॉर्म्ड, and they've not performed for the better part of 50-60 years, right? तो why do we need them? अगर argument ही ये है
कि ये लोग तो इनसे तो होता ही नहीं है। और नहीं तो नहीं तो हम ये भी नहीं कह सकते फौजियों से होता है। देखिए पॉइंट इज कि देखिए फौज का काम है सिक्योरिटी संभालना इस मुल्क की और उसे वो करना। पॉलिटिशियंस का काम कुछ और है। देखिए जो गवर्नेंस, बहुत सारे लोग डाउटफुल थे भाई अपना कि हमारी फौज इतनी पोलिटिसाइज हो गई है, क्या वो परफॉर्म कर पाएगी, बट उन्होंने करके दिखाया ना। मार्का हक ऑफ कोर्स आपने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने डिसेबल किया। दैट इज प्रूफ इटसेल्फ। आज मिलिट्री डिप्लोमेसी है जिसने बांग्लादेश खोला, आज मिलिट्री डिप्लोमेसी है जिसने अजरबैजान खोला, लिबिया खोला, सीरिया खोला, और आपका उसमें कह रहा है। और इसमें इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मेरे दोस्त सिस्टम इतना ख़राब है कि फ़रिश्ता भी आ जाए, और मैं चले इमरान खान का आप कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं वो फरिश्ते से वो करते हैं। सिस्टम इज सो बैड दैट नोबडी कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी इनकॉम्पिटेंट बिकॉज ऑफ हाउ पाकिस्तान वर्क्स। प्रोविंशलिज्म, ऑफ कोर्स 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास पैसे ही नहीं रहते। तो व्हाट इज़ 28 अमेंडमेंट? प्लीज़ अंडरस्टैंड कि लोकल बॉडीज़ जो PFC है, जैसे NFC होती है प्रोविंशियल फाइनेंस बोर्ड, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देंगे कि वो लोकल बॉडीज़ को पैसे दें। नंबर 2 कि जो है वो प्रोविंस को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे रहे हैं कि बाउंड कर रहे हैं कि आप जो पैसा कमाते हैं, जो आपके पास डिस्पर्स होता है, वो आप डिफेंस, डेब्ट सर्विसिंग और आफात जो इमरजेंसी चीज़ें हैं उस पर आप करेंगे। AJK NGB को आप प्रोविंस स्टेटस देने जा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम्स हैं। AJK का भी ख़त्म हो जाएगा। क्या हम बल्किस्तान जो पाकिस्तान से बनना खुद कहता है कि हम आना चाहते हैं, हम उसे वेट करेंगे पे AJK वाली सिचुएशन क्रिएट करने देंगे? तो दैट इज़ व्हाट स्टेट इज़ ऑलरेडी डूइंग इट, राइट? ये नहीं हो सकता इट इज़, बट वी 1-1.5 साल, 1.25 साल कुछ भी नहीं होते। फंडामेंटल चेंजेस आर कमिंग इनटू पाकिस्तान, एंड माय फ्रेंड, इफ़ वी डोंट साइड विद what's happening, we'd be out like the Pakistan People's Party. I think they have to realize कि ये सिंध इस तरह नहीं चल सकता और पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। जहाँ भी People's Party है, 18 years what they've done to Sindh and Karachi। अभी आप बात कर रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व है इन रीशेपिंग इटसेल्फ, ठीक है? आपने ईरान का भी एग्जांपल दिया 1979 में एंड व्हाट हैपेंड। अच्छा, अब बहुत फेमस है Mossad's involvement in intelligence in Iran and the effect of intelligence that they've had. आपने इस पॉडकास्ट में भी जिक्र किया for the way they targeted and killed in the right in the beginning of the war, right? मेरा सवाल ये है कि how do I know या how does anyone know, ठीक है, इजरायली इन्फिल्ट्रेशन आपने अभी मिसाल दिया बलोचिस्तान में, अब आई डोंट नो है नहीं है, राइट? लेकिन अगर है या नहीं है, हाउ डू वी नो एज पाकिस्तानीज कि इजराइल या मोसाद की कितनी इन्फिल्ट्रेशन है, सीक्रेट सर्विसेज हैं, किस किस को उनने पैसों पर रखा हुआ है? हाउ वुड एनीवन नो? और हम कहते तो बहुत हैं, पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन बात है बोलना कि इजरायली एजेंट है, लेकिन इसका सबूत कहाँ से आएगा? कैसे पता होगा हमें? इसके सबूत के इजराइलियों का ना, देखिए वो सबूत तो इस तरह से नहीं आता ना। मैं वही कहता हूँ आपको प्रीएम्प्टिव रहना है। काउंटर इंटेलिजेंस, राइट? Counter intelligence is a very important subject, of course, which we largely ignore in this country. Iran has been a victim of Mossad. उनकी जो मतलब ऑफ कोर्स उन्हें पता था कि उनके सुप्रीम लीडर की लोकेशन क्या है, उनके टॉप साइंटिस्ट की क्या है। हाउ डू दे गेट दिस इंफॉर्मेशन? एक तो आपका सेलफोन, राइट? GPS सिग्नल्स, एंड्रॉयड, iOS, ऑल आर कॉम्प्रोमाइज। सो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। पाकिस्तान इज़ बिन वेटिंग फॉर इट एंड बिन डूइंग इट। उस तरह से हमारे यहाँ मोसाद की पेनिट्रेशन नहीं हो पाई। पाकिस्तान यूजेस WeChat नाउ, right? Pakistan is on the Chinese system, which is not as much compromised with, of course, उनके पास satellite systems है। Pakistan has its own VVIP phones, which are highly encrypted. देखिए, anything could be compromised, but of course procurement policy, I know, फौज या गवर्नमेंट बेस्ड जो इदारे हैं, आपने देखा होगा how Mossad has used pages for example, right? तो किस तरह से, तो procurement किससे कर रहे हैं, क्या वो कंपनी के लिंक्स क्या हैं,
अगर वो इक्विपमेंट IT का इक्विपमेंट है, you know, of course Cisco, some of the devices of Cisco in 2016 was compromised which came into Pakistan. तो वो जो है वो पाकिस्तान has a policy now into looking at the vendors procurement process कि आप जो इक्विपमेंट ले रहे हैं फिर उससे कोई emit तो नहीं कर रही कोई चीज़. So a lot of काउंटर इंटेलिजेंस एफर्ट्स, आपके लोगों की पोस्टिंग्स और आपके बच्चे अगर किसी सेंसिटिव इदारे में हैं, अगर वो अमेरिका पढ़ने गए हुए हैं या आपके रिश्तेदार हैं, तो आप मोस्टली आपके प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ जाएंगे. तो लोग बहुत समझते हैं ना जो फ़ौज के बच्चे कनाडा में जा रहे हैं फ़ौजियों के और ये सारे, इट इज़ ऑल मिथ. Of course, now they are so sensitive in sending out children or interacting with, of course, immediate family members with, of course, Western countries or two different countries. तो बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोफाइलिंग होती है फौजी अफसरों की, वेटिंग होती है. ब्यूरोक्रेट्स की ISI इज़ नाउ वेटिंग, प्राइमरी वेटिंग सर्विस, क्योंकि उनके पास जो डाटा है, पाकिस्तान इज़ नाउ मेकिंग इंडिजिनस डाटा सेंटर्स एज यू नो, राइट, जो हमारे ऑफ कोर्स अभी भी वो हुआ है. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट अ टाइम एंड दिस इज पार्ट ऑफ अ काउंटर टेररिज्म, सॉरी CI, काउंटर इंटेलिजेंस पॉलिसी. दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है पाकिस्तान के साथ. यू नो, द फील्ड मार्शल केम फ्रॉम एन इंटेलिजेंस बैकग्राउंड. वो जो बैकग्राउंड होता है ना शान, वो होता है एज अ थिंकिंग, ऑफ कोर्स दे नो स्ट्रैटेजी, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट. They're not normal person who would be interacting with, since you had both ISI, NMI appointments. तो वहाँ से होता है. Hakan Fidan, for example, Turkish foreign minister, was an head of their intelligence agency for 10 years. And it is his own policy which won Syria. Right? तो point is, इन लोगों की intelligence, जो आप देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा swift पाकिस्तान कभी चला जाता है. बांग्लादेश for example opened up because of them military diplomacy. तो ये लोग काम कर रहे होते हैं. मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान को और क्लैम्प डाउन होना चाहिए. मुसाद एजेंट पाकिस्तान में कौन होगा शान? एंड पाकिस्तान में मुसाद एजेंट वो होगा जो ये नहीं कहता होगा मैं इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए. वो होगा जिसकी शायद बहुत बड़ी दाढ़ी हो, चश्मा पहना हो, तखनों से ऊपर शलवार हो, मोस्टली फ्रॉम पंजाब हो, राइट, और पंजाबी कश्मीरी आर द ब्राह्मण्स ऑफ पाकिस्तान. और हो सकता है वो कहता हो कि ही हेट्स इजराइल, राइट. सो व्हाई वुड मुसाद प्लांट समबडी who is so obvious, right? Yeah, of course it won't be anybody. So that is the understanding of intelligence agency. That the more we have found, as you know, Ahmadinejad came on a statement when they opened a anti-Mossad unit, and the head of the anti-Mossad unit turned out to be a Mossad agent in Iran. So you know, एब्सोल्यूट इनकॉम. और आप ईरानियों को देखिए, इतनी इनकॉम. हम कहते थे पर्शिया इतना बड़ा, यू नो, दिस सिविलाइजेशन, वेयर इज द सिविलाइजेशन? वी नाउ नो दैट द ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी वाज अ फेलियर टू स्टार्ट विद. वेयर वाज दिस? एंड यू नो व्हाट, क्यों फेलियर है? रिलीजियस बिगेट्री, फनेटिसिज्म. That overshadows your PhD in philosophy. That overshadows your PhD in security. Because आप देखिए ना कि हिंदुस्तान की शक्ल में, हिंदुस्तान में जो अब गवर्नमेंट है, या इज़राइल में ज़ायनिस्ट की शक्ल में जो है, या तालिबान की शक्ल में एक देवबंद/इस्लामी है, या ईरान में जो पावर है IRCG की शक्ल में, या खमेनी, that has overpowered the rational people over there. और उनकी ट्रेजेक्ट्री नीचे जा रही है, एंड दैट de-rationalizes every effort you make. आप देखिए उनके जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आके कहता है कि जी हम ओमान पे हमला नहीं करेंगे, सॉरी हम जो है वो हमला नहीं करेंगे, और नेक्स्ट आवर में ओमान पे हमला हो जाता है. द फॉरेन मिनिस्टर वेंट टू ओमान, Iranian, and next day they fired on Oman, they fired on Qatar, they fired in Syria, they fired on Saudi Arabia, UAE, जहाँ पे उनका सबसे ज़्यादा था ट्रेड होती थी. So it's irrationality और psychopathic behavior, जहाँ पे of course what is the definition of psychopath? Who does not understand the repercussions. और अब क्या हुआ? ईरान ने अपना न्यूक्लियर पार्ट प्ले कर लिया ना, कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ रोक लिया और GCC पे कर लिया. अब क्या होगा इनके साथ? अब उनकी इकोनॉमी, क्योंकि काउंटर अमेरिकन ब्लॉकेड है, उनकी इकोनॉमी कल उनके प्रेसिडेंट का है, इट्स कोलैप्सिंग. देयर इज नो फ्यूल इन ईरान नाउ, राइट, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. इलेक्ट्रिसिटी वुड बी गॉन, द इकोनॉमी इज अंडर स्ट्रेस.
तो अगर ये भी कोई समझ रहा है कि ईरान ये जंग जीत गया है, तो नहीं, इट इज़ द अमेरिकन्स हैज़ एन एब्सोल्यूट कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय ईरान, बट उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है, राइट? उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है, जब भी वो नहीं हो रहा, और GCC भी रोक रहा है ना, कि उन्हें पता है कि कॉस्ट क्या आएगी, लेकिन तो ईरान को बख्शा जा रहा है। एंड Iranians have been let me say this, have been so stupid that after signing an MOU, which was literally a declaration of victory for them, they were getting the trade sanctions off, fuel बेच सकते थे, trade कर सकते थे, they're opening up everything. They literally next 2 days they hit 2 merchant ships out of nowhere. That was a literal suicide. और तो यही सोचते हैं ना कि ईरान में हो क्या रहा है, व्हाट डज द ईरानी वांट, ऑफ कोर्स। और क्या ये ईरानी प्रेसिडेंट ने किया? नहीं, इट वाज एन IRCG कमांडर। जब भी शक होता है बाज़ वक़्त ईरानी पॉलिसी जो है, मोज़ैक जो है स्ट्रैटेजी विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड हैज़ टर्न इनटू अ मोसाद स्ट्रैटेजी। एट टाइम्स वी थिंक ईरान एंड द इजराइलीज आर वर्किंग इन सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस। वो तो प्रोवोक करते हैं, ये नाइवली जो है उनका एजेंडा पूरा करते हैं। आज गज़ा में जो आई एम टेलिंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, आज गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है वो हमास और इन लोगों से ईरानी लिंक्स के साथ, अगर नहीं भी था, हमास कमांडर जस्ट अग्री टू अ 14 पॉइंट इन अमेरिकन पॉइंट्स। इजरायली नहीं मान रहे, इजराइल हैज़ बिन एक्सपोज्ड एंड विल टॉक अबाउट द इजराइलीज, क्योंकि हम बाज़ वक़्त इस डिबेट में बहुत ज़्यादा तनकीद ईरान पे करते हैं। मैंने फिर भी कहा ओरिजिनल सिनर आर द इजराइलीज एंड अमेरिकन्स, बट द पॉइंट इज़ कि ईरान ने हर वो कुछ किया है जो ईरान के अवाम के लिए नुकसानदेह हो और पूरे रीजन के लिए हो, और इवेंचुअली दोस्त बैठना हमें ही पड़ेगा इस रीजन को। अमेरिकन बहादुर हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रिट्रीटिंग एंड गोइंग। आपने अफगानिस्तान देखा, आपने वियतनाम देखा, तो दे लीव in of course leaving everybody for their own selfish reasons, and eventually I personally believe that there has to be GCC Iran MOU which should be a part of Islamabad 2.0 MOU, और वो ही इवेंचुअली जो है सस्टेन करेगा, क्योंकि अमेरिकन्स ने कल ओमान को कह दिया कि विल ब्लास्ट द शिट आउट ऑफ देम, यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज बीन यूजिंग अगेंस्ट देम। एंड ऑफ कोर्स देयर आर द इजराइलीज हु इजरायली प्रॉक्सीज भी हैं ना, देयर हैव बीन सम ब्लैक अटैक्स ऑन सर्टेन कंट्रीज व्हिच वर कैरिड आउट फ्रॉम इराक, और ईरानी भी कर रहे थे। तो यू नो दिस कन्वर्जेंस, देयर आर ओनली 2 countries who wants to expand this war, the Israelis and the Iranians. No, and ईरानी को हम IRCG पे कर दें, I think Iranis are great people, but this bigoted organization which is IRCG has been responsible, and let me say it, and of course, और इसमें हमारे भी बाज़ लोग हैं। देखें, पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, और आपने देखा कि चीफ ने यहाँ तक कह दिया था कि जिसे ईरान को पसंद हो वो चला जाए। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पे बैठ के जब तनकीद करते हैं हमने अरबों पे, तो सोशल मीडिया पे वो लोग बुरा मानते हैं। हमारे वहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, हमारे ऑफ कोर्स लोग हैं, तो वी हैव टू बी मोर थिंक। बट क्योंकि इजराइल उनके खिलाफ था तो एक पब्लिक सिंपैथी थी। अगर इजराइल नहीं होता तो फिर कुछ, मेरे ख्याल से बात कुछ और हो सकती थी। Ali, I have just one last question for you. Now I'll let you go. आपने थोड़ी देर पहले earlier in the podcast एक बात की थी कि you realized that you were wrong about your anti-establishment mindset या opinion. ठीक है? Walk me through what changed your mind and why. Okay, so it changed me after 9/11. Primarily क्योंकि जो पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ के ऊपर अटैक होता है, जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सीज़ के अपने ख़िलाफ़, आपने देखा लश्कर जंगवी ख़त्म की पाकिस्तान ने, जो सेक्रेटेरियन थी, पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा ख़त्म की, पाकिस्तान ने बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उस तरह से नहीं टेक ऑन किया, और उसका प्रूफ ये था कि यही लोग फिर हमारे दुश्मन बने ना। व्हाट वाज TTP, व्हाट वाज लश्कर जंगवी ने जंदुल्ला बना ली, जंदुल्ला अवामी, दे अटैक द पाकिस्तानी फोर्सेस। So this time you were anti-establishment at this time. And I was of course viciously saying कि you know this policy of dual policy of good and bad Taliban is wrong. Anybody who take up arms, चाहे आप किसी और को माने, एक दिन तो वो लोग घर आएंगे। और हुआ यही ना, हमारे मुल्क में सेक्रेटेरियन जंग शुरू हुई। जो लोग हमने अफगान जिहाद पे ट्रेन किए थे वो वापस आए पाकिस्तान में, उन्हें लड़ना ही आता था, तो उन्होंने सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। आई वॉज अगेंस्ट द तालिबान्स
टू स्टार्ट विद। 96 में बच्चा होता था उस वक्त, बट द होल आइडिया वाज टू अंडरस्टैंडिंग कि तालिबान जो है वो एक कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बिकॉज मेरी यार दादी जो थी वो डॉक्टर थी ना, वो खातून के ख़िलाफ़ थी। मेरी दादी 1940 में डॉक्टर थी, वो आज 2026-25 में ख़िलाफ़ है। तो द पॉइंट इज़ कि आइडियोलॉजिकली मैं समझता था कि ये तो स्टेट की रॉन्ग पॉलिसी। और हुआ क्या, तालिबान आए, उन्होंने दिखा दिया सांप सांप होता है, राइट। तो द पॉइंट इज़ कि और हमारी भी देखिए उसमें हमें समझना चाहिए कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे पास भी चॉइस नहीं थी। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है whoever there is in Kabul would be anti Pakistan, राइट, चाहे वो ताजिक हो, चाहे उज़्बेक हो, चाहे कोई और हो। लेकिन मेरे ख्याल से हमें ऐसा स्टेट बहुत वाजे कर देना चाहिए था कि अटैक, सिंगल अटैक पाकिस्तान पे जो है, जो अब हम कर रहे हैं, वो 10 अटैक करते हैं वहाँ पे बताए बगैर भी बहुत सारे ऑपरेशन, वो हमें जवाब काबुल को देना चाहिए था या कंदहार में देना, जिस हमने अनप्रेसिडेंटेड यार, हमने एक साल में मतलब वी शोन देम, वी फ्लू ऑन काबुल, वी फ्लू ऑन कंदहार एंड वी सेड इट ओपनली, वी वर अटैक्ड एंड दिस इज़ द राइट पॉलिसी। बट मैं समझता हूँ इसे और लेके वाई, देखिए पाकिस्तान जो स्टेट है, पाकिस्तान की पॉलिसी है, इट स्टार्टेड इनटू एवोल्यूशन इन अनडूइंग द प्रॉक्सीज, और फिर उसमें लाल मस्जिद भी आता है। उसमें 2009-10 की टेररिज्म आपने देखा, पाकिस्तान की वर्स्ट टेररिज्म थी। उसमें पाकिस्तान ने फिर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें की जो इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से, वरना तो आज पाकिस्तान में डाले फिर रहे होते हैं लंबे बालों के साथ और क्लैशनकोफों के साथ। तो पाकिस्तान अनडेड TLP फॉर एग्जांपल, मैं ज़िंदगी में नहीं सोच सकता था पाकिस्तान TLP को ख़त्म करे, 2 दिन लगे स्टेट को ख़त्म करने के लिए। तो दैट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और मैं समझता हूँ कि ये चेंज हुए हैं समवॉट, ऑफ कोर्स बाज़ वक्त खुद पिट के भी, रियलाइजेशन भी, एंड फॉर द स्टेट टू अनडू एवरीथिंग एंड टू कम टू अ कंक्लूजन कि अब हम प्रॉक्सीज नहीं मानेंगे। एंड हमारे इंडियन दोस्त बड़ा इस पे कहते हैं यार तुम गलत बात करते हो। देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, कौन सी प्रॉक्सीज है पाकिस्तान, अभी NRF जो है अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ओपनली अलायंस चाहती है, पाकिस्तान इज़ नॉट सपोर्टिंग देम। अगर हम होते तो कितना इजी था एक कंसाइनमेंट भेज के वहाँ से स्टार्ट करा देना। अभी तो अफगानियों ने भी नहीं कहा, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सपोर्ट करा है। तो पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द प्रॉक्सी गेम्स एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड our people especially and led to others, because they've learned that state which has been so untransparent and of course things कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे बॉस। हमने अपनी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ बढ़ाई है, हमने J-10s लिए हैं, अपने PF को हमने नेटवर्क सेंटर फोर्स बनाया है, सेंट्रिक फोर्स बनाया है, और हम लोग जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं रीजनल, जो कि डिटरेंस पैदा कर रहे हैं चीज़ों पे। लास्टली the Bangladesh Tariq Rahman has got an invitation from Saudi Arabia, right? Now he is an option, of course, क्योंकि आपको पता है कि Bangladesh is a very important country for Pakistan. Of course, it was former East Pakistan, great relationship with them. Now they have a choice to join a defense trilateral agreement, and and a lot of Muslim countries now have a choice. कि either they want to, there are 2 camps, the new regional camps coming up. One is our camp, the Muslim camp. And I do not say कि ये सुन्नी है या शिया है, it is a Muslim. ये जो शिया सुन्नी वाली बात भी, I personally believe that is an Israeli thing. Of course it has to be a Muslim camp. इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया भी आ रहा है, इसमें इराक भी आएगा इंशाल्लाह, ईरान भी आएगा, और इवेंचुअली बांग्लादेश भी आएगा। और बांग्लादेश अगर इसमें आ गया तो दोस्त, an attack on one country is an attack on another country. तो इंडिया का क्या होगा? So that is the thing, of course, which we are making. So if this is the deterrence which we are making, a new world order which is being, and I want Pakistanis, do not doubt your own country. यार ईरान ने फॉरेन पॉलिसी के उनके स्पोक्समैन ने इसे वेलकम किया, तो आप कौन होते हैं उस पर शक करने वाले? अगर अमेरिकन्स ने कह दिया तो सही है, बिकॉज इवेंचुअली हमने भी ईरानियों को शान ये बताया ना, जब शुरू में ये जब हो रहा था, I'll tell you another story, they were saying कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बॉस आप लोग भी क्या चाहते हैं, अमेरिकन्स को जाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? तो इवेंचुअली कौन इन्हें रिप्लेस करेगा? द पाकिस्तानीज, द टर्क्स एंड द सऊदीज,
राइट और वही करेगा ना हल्के हल्के ग्रेजुअली. अमेरिकन वुड बी द प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर बट इवेंचुअली 5-7 साल में विल टेक ओवर द रीजन और GCC. और आपने देखा अभी से कितनी चीखें उठ रही हैं इजराइलियों की, इंडियंस की, कुछ हमारे अरबी दोस्तों की भी, राइट. तो वो बड़ा एक इशू है विच वी आर टेकिंग ऑन एंड आई थिंक दिस न्यू मुस्लिम अलायंस is a great thing for Pakistan and for the region and it would solidify. China ने welcome किया इसे, रशिया ने अब तक नहीं किया है. And lastly अब UAE के बारे में I just wanted to add, lot of people say कि यार UAE के साथ बड़ा चैलेंज है चीज़ें. देखें मैं I would say lot of people, देखें हमारे कोई 18-19 लाख पाकिस्तानी UAE में, 9-10 बिलियन 11 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस हमारे पास आती हैं. UAE के साथ चैलेंजेस हैं एंड द वे दे ऑफ कोर्स आर टेकन है. मैं ये कहूँगा पाकिस्तानियों से कि इस पे चुप करके, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, do not comment on it because it affects Pakistanis. At the same time, government of Pakistan said they are strategic allies, हमारे उनसे रिलेशनशिप है, सारी चीज़ें. और आपके अगर रिलेशनशिप किसी से ख़राब हो जाए तो और ख़राब थोड़ी करते हैं, उसे अमेंड करते हैं जहाँ आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों. Eventually, I think UAE is a good force. It's extremely efficient people and I think eventually the UAE will recoup and of course come into this camp. Without the UAE, this inshallah this camp is still incomplete and all our wishes is to state of UAE to come and join this Muslim alliance because without them this is a puzzle would be empty. And inshallah I think Sheikh Mohammed has a leadership, he'll of course go ahead and do it. तो इस पे बड़ा होगा. तो दैट्स नहीं, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंसाइटफुल एज ऑलवेज. इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम वी आर इन Islamabad. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.